हेलो बच्चों, आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के नए सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ज्यादातर क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम के कवर किए थे। अब लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में उसी टॉपिक को किस तरीके से आपने लिखना है वो वाले पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 आपको दिया हुआ है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। वैसे देखा जाए तो ये दो अलग अलग टॉपिक है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक टोटल अलग टॉपिक है और रेडिएशन एक अलग टॉपिक है। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके एक चैप्टर बनाया हुआ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, चैप्टर नंबर 3। ये आपको पेज नंबर 56 पे दिखेगा। इसमें पहला पॉइंट है 3.1 इंट्रोडक्शन। बेटा अभी आप लोग जब बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ज्यादातर आप दिमाग में रखना कि आप पॉइंट वाइज लिखते चले जाओ। जैसे पॉइंट नंबर 1 लिया मैंने, नोट्स आप बनाते समय पॉइंट वाइज अगर बनाओगे तो अच्छा रहेगा और हो सके तो उन पॉइंट्स में कनेक्टिविटी बनाए रखना। आपको पहला पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं यहां पे। पहला पॉइंट ये लिखेंगे हम लोग कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन से सभी को पता है आपको, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो पहला पॉइंट हमने बना दिया कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। पॉइंट नंबर 2, बेटा अब हम लोग गैसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हम लिखेंगे द आइडियल गैस इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग द 3 लॉज। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लॉज कौन से होते हैं? तो पहला होता है अपना बॉयल्स लॉ, बाद में चार्ल्स लॉ, बाद में गे-लुसैक्स लॉ। ऐसे 3 लॉज हम बता देंगे। बॉयल्स लॉ यानी क्या? तो प्रेशर इज यानी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। बाद में चार्ल्स लॉ, तो आप क्या करना बेटा, पीवी इक्वल टू एनआरटी आपका इक्वेशन होता है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये आपके 3 वेरिएबल रहते हैं। पहले 2 वेरिएबल में रिलेशन देने वाला बॉयल्स लॉ, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। बाद में के दोनों में रिलेशन देने वाला चार्ल्स लॉ और फर्स्ट और लास्ट में रिलेशन देने वाला गे-लुसैक्स लॉ। ये याद रखना बराबर। आपके 3 वेरिएबल रहते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। पहले 2 में बॉयल्स लॉ, बाद में के 2 में चार्ल्स लॉ, फर्स्ट और लास्ट में गे-लुसैक्स लॉ। तो आपने पहला लॉ ले लिया कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। इसके बाद दूसरा बोले तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो प्रेशर को कांस्टेंट रखा होगा। इसके बाद थर्ड लॉ, प्रेशर और टेम्परेचर में, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। ये आपने 3 लॉज लिख दिए। इसके बाद आप क्या करोगे, तीनों लॉज को कंबाइन करोगे, सीक्वेंस बनाए रखना। अब ये पॉइंट नंबर 6, कंबाइन ऑल द 3 लॉज। सो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा बन जाएगा। इसके बाद फॉर n नंबर ऑफ मोल्स यानी क्लोज्ड कंटेनर में, पॉइंट नंबर 7, क्लोज कंटेनर में m be the mass of the gas, n be the number of moles of the gas. So for n number of moles, the equation become PV equal to NT is directly proportional to NT. अब यहां पे कनेक्टिविटी बनाए रखो। What is the n? n यानी नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला याद रख लेना। तो ये n के बारे में आपने जानकारी दे दी। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ये करने से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिलते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास करोगे तो भी मिलता है। ये आपने यहां पे लिख दिया। इसके बाद पॉइंट नंबर 8, सो पीवी इक्वल टू क्या कर दोगे आप, एनआरटी। अब आपको यहां पे आर ला लिया। सो व्हाट इज द आर? आर इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बता दो, 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ये आप यहां पे बता दो। इसके बाद बेटा पॉइंट नंबर 9 में n की जगह पर ये वाला पुटअप कर दो, यानी पीवी इक्वल टू ये n की वैल्यू यहां पुटअप कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, पीवी इक्वल टू n अपॉन एन इंटू आर इंटू टी, ऐसा हो जाएगा ये। अब ये जो R और Na है ये दोनों कांस्टेंट है, इसको नया कांस्टेंट कह दो। देयरफॉर PV इक्वल टू ये हो जाएगा N Kp इंटू T। अब ये जो तुमने Kp लिया वो क्या है तुम्हारा,
तो केबी तुमने ले लिया आर बाय एन, यानी आर की वैल्यू क्या है 8.314, एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23, वो लिख देना। और इसका नाम जो है वो है तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है बेटा ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोर्ड एग्जाम में यहां पे स्पेलिंग में मिस्टेक की हुई है, यहां पे एम चाहिए लेकिन वहां पर एन लिखने में आया है, तो आपने यहां पे एम लिखना है। यह है तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहां तुमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, ये जो लॉ है वो आपका रियल गैस को भी अप्लीकेबल है, ये आपको बताना है कि ये वाला लॉ रियल गैस को भी अप्लीकेबल है, लेकिन बाकायदा आपका प्रेशर उसमें बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए और टेम्परेचर बहुत कम नहीं रहना चाहिए। प्रेशर हाई और टेम्परेचर लो नहीं रहना चाहिए, तब वो रियल गैस को अप्लीकेबल है। वैसे जो भी गैस तीनों लॉस को फॉलो करता है या पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है उसे आइडियल गैस कहा जाता है। ऐसे बेटा पूरे 11 पॉइंट्स में आपके नोट्स बन जाएंगे। अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो ये तो गैस लिक्विड बन जाएगा, इसलिए उसके लिए अप्लीकेबल नहीं है। अगर टेम्परेचर डाउन कर दिया तो वो एकदम नजदीक आके लिक्विड बन जाएगा, इसलिए उस कंडीशन पे भी ये लॉ अप्लीकेबल नहीं है। अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है तो वो आइडियल गैस है। मैंने देखो पूरे पॉइंट वाइज नोट्स कैसे बनाए। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। पॉइंट नंबर 2, आइडियल गैस इक्वेशन इज फॉर्म्ड बाय द 3 लॉज वेयर P is pressure, V is volume, T is temperature। पहला लॉ कौन सा बॉयल्स लॉ, दूसरा कौन सा चार्ल्स लॉ, तीसरा कौन सा गै-लुसाक्स लॉ। फिर क्या करेंगे कंबाइन द 3 लॉज, उसको ले लेंगे पॉइंट नंबर 6, PV is directly proportional to T। बाद में यहां पे फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, तो फॉर n नंबर ऑफ मोल्स के लिए ले लेंगे। अब n क्या होता है वो बनाएंगे। n होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ये बता देना। फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट ला लेना। कांस्टेंट क्या है तुम्हारा R, R का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू यहां पे स्पेसिफाई कर देना। उसके बाद पॉइंट नंबर 9, ये जो n की वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू n अपॉन Na, इसको यहां पे रख दो, तो ये n अपॉन Na आ गया। अब ये जो R बाय N है उसको एक नया कांस्टेंट बता दो, वो नया कांस्टेंट हो गया तुम्हारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर तुमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का इस्तेमाल किया तो ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और अगर ये R का इस्तेमाल है तो ये है नंबर ऑफ मोल। ये पॉइंट याद रखना, R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसके साथ रहने वाला है नंबर ऑफ मोल, और यहां पे है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एसोसिएटेड रहता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के साथ, और R के साथ एसोसिएटेड होता है नंबर ऑफ मोल्स। बाद में तुमने यहाँ पे केबी क्या लिखा, तो केबी लिखा तुमने R बाय N, R की ये वैल्यू होती है, N की ये वैल्यू होती है, K यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ये लॉ स्ट्रिक्टली अप्लीकेबल है फॉर रियल गैसेस आल्सो, रियल गैसेस को भी अप्लीकेबल है, लेकिन कब, जब प्रेशर बहुत ज्यादा ना रहे और टेम्परेचर बहुत कम ना रहे, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो वो लिक्विड बनने की तरफ चला जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेगा, तो उस कंडीशन पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपका रियल गैस में भी वो अप्लाई हो सकता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट कि जो भी ये 3 लॉज को फॉलो करता है, या तो कंबाइंड पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है, उसे आइडियल गैस कह सकते हैं, आइडियल गैस कहते हैं, और रियल गैस को भी वो अप्लीकेबल है अंडर द कंडीशन। समझ में आया बेटा इतना? इस तरीके से ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट था। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें सीक्वेंस बनाने की कोशिश की। बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करते समय अपने दिमाग में पूरा फ्लो रहना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप चले जाओ। बोर्ड एग्जाम में बहुत थ्योरेटिकल रटना है ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपको सिर्फ एक फ्लो अपने दिमाग में बनाओ। बहुत ज्यादा लेंदी लिखना है ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको पॉइंट्स बनाते आने चाहिए, आपके पॉइंट्स नहीं छूटने चाहिए। जैसा मैंने कह दिया था यहाँ पे कि 3 टाइप्स के स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके बाद गैस का इक्वेशन क्या रहते हैं, फिर उसके तीनों इक्वेशन बता दिए, फिर तीनों को कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद n नंबर ऑफ मोल के लिए क्या होता है वो बता दिया, फिर कांस्टेंट आ गया R, उसके बारे में बता दिया, फिर 2 कांस्टेंट को कंबाइन करके एक नया कांस्टेंट बन रहा है उसके बारे में बता दिया, फिर ये नया इक्वेशन हो गया, फिर ये इक्वेशन किस चीज के लिए अप्लीकेबल है वो बता दिया। तो वो आइडियल गैस के लिए अप्लीकेबल है, रियल गैस को भी अप्लाई कर सकते हो अंडर सम कंडीशन। तो ये क्या किया मैंने, पूरा एक फ्लो बना लिया।
तो जब पूरा फ्लो बन गया तो वो आसानी से याद रह जाता। बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से फ्लो बना के अपने नोट्स बना लेते जाओ। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने पॉइंट नंबर 3.1 वाला पॉइंट क्लियर किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, बाय बेटा।